जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट किंगडम से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से हम देखेंगे दोस्तों पादप आकारिकी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो जिसमें से दोस्तों प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो जिसकी बाहरी संरचना की, उसका आकार कैसा है, दिखने में कैसा होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? आकार की, यानी कि बाहरी संरचना। बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि जड़ हो गया, जड़ कैसा दिखेगा, पत्ती हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, तना हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। एक होता है दोस्तों एनाटॉमी। क्या होता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है दोस्तों आंतरिक संरचना। क्या होता है? आंतरिक संरचना की, मतलब अंदर से, पेड़ के अंदर से कैसे दिखेगा, जैसे जाइलम हो गया कैसे दिखता है, फ्लोएम कैसा दिखता है, वो एनाटॉमी होता है। और एक होता है दोस्तों कार्यिकी, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। कार्यिकी या तो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। इसके बाद दोस्तों मतलब आकारिकी के बाद हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब है दोस्तों कि वो कार्य कैसा करता है। जैसे कि जड़ की बात करते हैं तो जड़ का काम क्या है, तना की बात करें तो तना का काम क्या है, तो वो क्या होता है? कायरिकी या तो फिजियोलॉजी कहलाता है। तो आज हम सिर्फ दोस्तों पादप आकारिकी में, जिसमें जड़ फूल पत्ती से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे बाहरी संरचना के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग कायरिकी यानी कि कार्य के बारे में देखेंगे कि कौन से पेड़ या तो पौधे श्वसन कैसा करता है, कहाँ से करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम दोस्तों पादप आकारिकी, जिसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे, यानी कि बाहरी संरचना में कि जो पेड़ होता है या पौधे होता है उसकी बाहरी संरचना कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जड़ के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? जड़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज समझने वाली बात है पहले, ये हमारा क्या है, ये जो बीज है, जैसे कि ये बीज हमारा किस तरह दिख रहा है, चना का बीज है ये क्या है? चना का बीज है। क्या है? चना का बीज है। अब चना का देखिए दोस्तों, चना क्या हमारा द्विबीजपत्री है। पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे कि ये द्विबीजपत्री है। अब जो द्विबीजपत्री है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसके अंदर से यहाँ पे पानी जाता है, उसके बाद चना फूल के वो फूल जाता है। लेकिन दोस्तों ये बीज से हमारा पौधा कैसे बनता है? बीज से हमारा पौधा कैसे बनता है? जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? बीज हो गया। तो बीज में देखिए, देखें दोस्तों, तो यहाँ पे दो पार्ट है। तो ऊपर जो पार्ट होता है उसे क्या कहलाता, वो क्या कहलाता है? प्रांकुर या तो प्लूम्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूम्यूल कहलाता है। और नीचे जो होता है वो क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। या तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडिकल। तो ये जो मूलांकुर, सॉरी, ये जो हमारा दोस्तों ऊपर वाला प्रांकुर होता है वो ऊपर चला जाता है। अगर पौधे जो, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? भूमि हो गया। तो ऊपर जो हमारा पौधा जाता है वो क्या कहलाता है, यानी कि ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं हम? सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। और नीचे जो हमारा जमीन के नीचे जाता है उसे रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट या तो जड़ कहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हमारा जो प्लांकुर है, सॉरी, ये प्रांकुर है, वो क्या होता है? ऊपर जाके तना वगैरह का निर्माण करता है, सूट का निर्माण करता है। और ये नीचे हमारा जो मूलांकुर होता है, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, वो नीचे जाके जड़ बनता है। क्या बनता है? हमारा जड़ बनता है। और नीचे जाके सीधे मतलब नीचे जाता है और हमारे क्या करता है? पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अगर जड़ की मुख्य काम की बात करें दोस्तों, तो उसका काम क्या होता है? उसका काम का क्या होता है? जैसे कि देखिए दोस्तों, पेड़ को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। वो पेड़ को राहत प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों अगर जड़ नीचे जाता है तो वो क्या करता है? नीचे जाके अपने जमीन में पकड़ बना लेता है, जिसकी वजह से वो पेड़ तेज हवा चलने से भी क्या होता है? पौधा नहीं गिरता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग घर जब बनाते हैं तो घर को सबसे पहले नींव रखते समय नीचे हम लोग क्या करते हैं? नीचे हम लोग तह तक जाते हैं नीचे, और उसके उसमें हम लोग नीचे नीचे क्या करते हैं? हम लोग तरी तरी को खोदते हैं। उसके बाद नीचे से हम लोग डमरूस वगैरह ढालते हुए लेके चलते हैं, ईंट के वगैरह, यानी कि छड़ व कॉलम वगैरह खड़ा करते हैं नीचे से, जमीन के अंदर से। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार जो जड़ हमारा होता है, जड़ भी क्या करता है? एक पेड़ को सीधे रखने या तो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों भोजन वगैरह में भी हेल्प करता है। जैसे कि जड़ से हमारा क्या होता है? जाइलम जो होता है, खनिज लवण और पानी को ऊपर अवशोषित करने का काम करता है। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? जड़ का कार्य होता है। और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रांकुर कहते हैं, जिसे सूट कहा जाता है।
क्या कहते हैं, शूट कहते हैं, और नीचे वाले को भाग को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम जड़ की बात करें, अगर यहाँ पे दोस्तों हम जड़ की बात करें, तो जड़ का मुख्यतः कितना, 3 टाइप का होता है। कितना होता है दोस्तों, 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, मूसला जड़ होता है, और दूसरा रेशेदार जड़, और तीसरा क्या होता है, अपस्थानिक जड़। क्या होता है, अपस्थानिक जड़। तो देखिए दोस्तों, मूसला जड़ का मतलब क्या होता है, एक जो होता है हमारा मेन जो होता है, एक सीधा जाएगा। क्या होगा, एक सीधा जाएगा। एक ठो मतलब एक क्या होगा, सीधा जाएगा। उसके बाद उसमें अलग अलग से क्या होगा, उसी में से निकलेगा, अलग अलग ब्रांचेज निकल जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, आम हो गया, मूंगफली हो गया, चना का हो गया, मटर हो गया। तो उसमें पहला एक क्या होता है, मेन मेन रूट होता है, उसके बाहर जो होता है वो अलग से क्या होता है, ब्रांचेज या तो डाल निकल जाता है जड़ में। तो वो हमारा क्या होता है, मूसला जड़ कहलाता है। लेकिन एक उसमें एक ठो मेन जड़ होता है, और उसी मेन जड़ से सब क्या होता है, अलग अलग निकलता है, रेशेदार जड़ें। और अब यहाँ पे दोस्तों रेशेदार जड़ की बात करें, तो रेशेदार क्या है दोस्तों, रेशेदार जहाँ से निकलते हैं, मतलब कि जो हमारा जमीन होता है, जमीन से ही वहाँ पे सारा निकलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, जमीन जहाँ से पौधा ऊपर सूट और रूट जहाँ से अलग होता है, वहीं से क्या होता है, अलग होना शुरू हो जाता है। जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, यानी कि धान। दोस्तों चावल का मतलब क्या, धान। तो घास हो गया। तो वो ऐसे क्या होता है, फाइब्रस रूट कहलाते हैं। अब एक होता है दोस्तों अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक या तो जिसे वो कहते हैं एडवेंटेजियस एडवेंटेजियस रूट। अब यहाँ पे दोस्तों अगर एडवेंटेजियस रूट की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे को, जैसे कि देखिए दोस्तों, बरगद का पेड़ देखें आप लोग, तो बरगद में पेड़ में जो अलग से जो जड़ें निकल जाता है, क्या होता है, अलग से जड़ें निकल जाता है। या तो दोस्तों गन्ना या तो मक्का में देखा होगा, जैसे कि ये मक्का का पौधा होता है, और मक्की के नीचे से चारों तरफ से ये इस तरह से जमीन के साथ अलग से सपोर्ट के रूप में खड़ा होता है। एडवेंटेजियस का मतलब क्या है दोस्तों, सपोर्ट के रूप में, क्या होता है, सपोर्ट के रूप में। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। जैसे बरगद हो गया, मक्का हो गया, या तो गन्ना हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, जड़ की 3 विशेषता है। ये क्या है, जड़ की 3 विशेषता है दोस्तों। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्या है, पहला धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, या तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, धनात्मक। और धनात्मक मतलब कि जिसकी जो फायदेमंद हो, क्या हो, फायदेमंद हो, या जिसकी तरफ झुकाव हो। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। और यहाँ पे एक हमारा क्या लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है। ये क्या है, पौधा लगा हुआ है। तो अगर जड़ की बात करें, तो जड़ हमारा क्या होगा, नीचे तरफ जाएगा। क्या होगा, नीचे तरफ जाएगा। और नीचे हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, हमारा नीचे अधिक अधिक होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्या कहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और दोस्तों धनात्मक जलानुवर्ती, और नीचे हमारा क्या है, जल का स्तर भी पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती। ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सन है। ये क्या है, सन है। अब सन की बात करें दोस्तों, तो ये जड़ हमारा क्या है, सन। क्या सन की ओर जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ये सन से दूर भाग रहा है। सन से क्या हो रहा है, जड़ दूर आने की, जमीन के नीचे जा रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, आने की विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में चल रहा है। सूर्य का क्या है, विपरीत दिशा में, सूर्य ऊपर है तो ये धरती के नीचे जा रहा है, तो इसे नेगेटिव बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो नीचे है, और जड़ भी हमारा नीचे जा रहा है, तो पॉजिटिव हो गया। मतलब जिस डायरेक्शन में जो है उसकी दिशा में जा रहा है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, और जिसके विपरीत दिशा में जाता है वो नेगेटिव कहलाता है। तो यहाँ से हमारा दोस्तों कोई जड़ का कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे दोस्तों फूल के बारे में देखते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे जब हम कायरिकी के बारे में या फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम फूल के बारे में जान लेते हैं कि फूल में क्या क्या होता है। फूल के बारे में जानते हैं दोस्तों कि फूल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सबसे बाहरी भाग होता है, जो पत्तियां जो हमारा होता है, पत्तियां जो हमारा होता है, वो क्या कहलाता है, पंखुड़ी कहलाता है। या तो उसे हम क्या कहते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और सबसे ऊपर ये जो दिया गया दोस्तों, तो उड़हुल का फूल शायद आप लोगों ने देखा होगा। जो उड़हुल का जो फूल होता है,
उस फूल का ये चित्र है, क्या है, उस फूल का चित्र है। तो उसमें यहाँ पे दोस्तों कि इसी प्रकार का लगभग फूल में संरचना देखा जाता है, क्या होता है, देखा जाता है। तो ये जो बाहरी हमारा क्या होता है, जो पंखुड़ियां है, पंखुड़ियां होता है, और जो बाहर में जो नीचे से जो हरी 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 होता है, यानी कि जो सपोर्ट के लिए होता है, जो क्या करता है, सपोर्ट के लिए होता है, वो क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है, या तो सेपल कहलाता है। इसमें दोस्तों अब देखिए, ये हमारा क्या है, ये जो ऊपर जो मेन है, ये क्या है, मेन है, ये फीमेल ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। क्या होता है, ये फीमेल ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। इसमें सबसे ऊपर वाला भाग जो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में अस्टिग्मा कहते हैं। और वो जो डंठी जो होता है नीचे की ओर, ये तो वो क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। वर्तिकाग्र दोस्तों जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, स्टाइल या तो वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। तो यहाँ और नीचे सबसे नीचे की बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी होता है दोस्तों। यहीं पे हमारा बीज का निर्माण होता है, यहीं पे हमारा क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, और यहीं पे फल का भी धीरे धीरे निर्माण होता है। तो वो क्या कहलाता है, ओवरी या तो अंडाशय कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्त्री केसर, यानी कि फीमेल ऑर्गन पार्ट है ये क्या है, फीमेल ऑर्गन पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिस्टिल कहते हैं, यानी कि फीमेल स्त्री केसर, स्त्री केसर या तो फीमेल ऑर्गन पार्ट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार का अलग अलग से निकाला हुआ है। जो मोटा जो होता है, एक तो बेस मोटा था, वो क्या था, स्त्री केसर का वर्तिका था। लेकिन जो हल्का पतला पतला जो है वो अनेक होता है, एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, वो क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है, या तो फिलामेंट कहलाता है, तंतु या तो फिलामेंट कहलाता है। और सबसे ऊपरी हिस्सा में दोस्तों, जिसमें हमारा क्या होता है, परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश, या तो जिसे पराग कण भी कहते हैं, परागकोश या तो उसे पराग कण भी कहते हैं, यानी कि एंथर इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, पुंकेसर है। पुंकेसर का मतलब क्या है दोस्तों, ये मेल ऑर्गन है। ये क्या है, मेल ऑर्गन का स्पर्म भी कह सकते हैं, मेल ऑर्गन स्पर्म मतलब यानी कि मेल मेल गैमेट। क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। तो उसी प्रकार ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेल गैमेट हो जाएगा। यहाँ वर्तिकाग्र और परागकणों का अंकुरण के बारे में दर्शाया गया है कि कैसे अंकुरण होता है, कैसे अंकुरण होता है। परागकण सबसे ऊपर भाग में क्या पाया जाता है, परागकण, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन भी कहते हैं। और ये बीच वाला ये पंखुड़ी टाइप में, ये हमारा क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहलाता है, जो स्टिग्मा है। और ये हमारा दोस्तों नर युग्मक है, ये छोटा सा बीज में जो दाने दाने टाइप में है, ये ऊपर से हमारा क्या होता है, परागकण होता है। वही परागकण अंदर जब जाता है तो परागकण को ही मेल जर्म सेल या तो नर युग्मक कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। जब यह इस परागनली के थ्रू से, ये परागनली के थ्रू से ये बीज हमारा अंदर जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मादा युग्मक होता है, अंडाशय के अंदर में क्या होता है, मादा युग्मक होता है, जहाँ पे फीमेल जर्म सेल पाया जाता है, यानी कि मादा युग्मक पाया जाता है। तो ये जब नर युग्मक जाके इस मादा युग्मक से मिलेगा, तब क्या होगा, एक धीरे धीरे क्या होगा, बीज का निर्माण होगा, और बीज से धीरे धीरे फल का निर्माण होगा, उसके बाद बीज का निर्माण अंदर में होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लावर से संबंधित या तो फल से, बीज से संबंधित हो गया। फल और बीज दोस्तों इसी के अंदर में हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों पत्ती की संरचना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या है, पत्तियों की संरचना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारा जो मेन, ये क्या, तो जो मेन ब्रांच से जहां से निकलता है डाली, वो हमारा क्या कहलाता है, तना कहलाता है, या तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। और पत्ती में दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, पत्ती का स्ट्रक्चर हो गया। और जहां से इस तना से निकलने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, पेटियोल कहलाता है, या तो पर्णवृंत कहलाता है, पेटियोल या तो पर्णवृंत कहलाता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक हमारे ये बीचों बीच से जो मेन सिरा होता है, क्या होता है, पत्ती का जो मेन सिरा होता है, वो क्या कहलाता है, मेड्रिड कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मेड्रिड कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा जो उसके बाद जो मेन सिरा से अनेक प्रकार का जो सिरे निकलते हैं, अनेक प्रकार के सिरे निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम बीन या तो सिरा कहते हैं। और उसके दो सिराओं के बीच में जो पत्तियां होता है, वो क्या कहलाता है, रेमिना या तो पर्ण फलक कहलाता है, लेमिना या तो पर्ण फलक कहलाता है, पर्ण फलक कहलाता है, पर्ण फलक कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जितने भी कंसेप्ट जानना था जान चुके हैं। अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, देखेंगे।
पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर वायु ग्रहण की बात करें तो वायु हमारा जड़ें कहाँ से प्राप्त करेगी? जड़ें कहाँ से प्राप्त करेगी? तो नीचे देखिए दोस्तों, जल तो पाया जाता है, जल में क्या होता है? ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन जड़ में इतनी क्षमता नहीं होता है जो ऑक्सीजन को जल से अलग कर सके, जल से अलग कर सके। लेकिन तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल नहीं होगा। रंध्र की बात करें दोस्तों, तो रंध्र हमारा पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम अस्टोमेटा कहते हैं, तो वो रंध्र से जड़ में कैसे ऑक्सीजन ले सकता? नहीं ले सकता। मृदा कणों के बीच वायु अवकाश, तो मृदा कणों के बीच अब वायु अवकाश से आंसर ले सकता है। तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसे संरचनाएं से क्यों पाई जाती है? क्यों पाई जाती है? देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, तो जड़ है, जिसे कि हमारा आम का एक पौधा हो गया, ये जड़ है, तो उसमें अनेकों प्रकार की क्या है? ब्रांच या डाल, कुंभी रूपी, सॉरी, अनेक प्रकार का क्या है उसमें? जड़ें हैं। और उस जड़े में भी दोस्तों ये हेयर के रूप में निकला हुआ रहता है। क्या होता है? हेयर रूट्स निकला होता है। तो इस हेयर रूट्स की बात करें दोस्तों, तो ये मुख्य कार्य इसका क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, जड़ की बात है तो प्रकाश संश्लेषण जड़ में तो होगा ही नहीं। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो जड़ में वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं। गमन करने के लिए तो दोस्तों पेड़ पौधा क्या एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या होता है? गलत हो जाएगा। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवशोषण के लिए यानी कि जल या तो खनिज लवण को अवशोषण करने के लिए वो अपने क्षेत्र में क्या करता है? वृद्धि करने का काम करता है। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? मिट्टी में मौजूद जल से। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जो सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या था कि हम लोग पौधे, जो पेड़ पौधे के जड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से करता है? वो मिट्टी के बीच में जो वायु अवकाश यानी कि गैप जो होता है वो उससे प्राप्त करते हैं। तो जल से बिल्कुल नहीं। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल होती है। ये गलत कथन कहा गया है। मिट्टी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकोष, तो मिट्टी के बीच मौजूद वायु अवकोष से ही क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त करता है। रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। के अलावा निम्न सभी पादपों या पौधों में जकड़े जड़ें होती है, जकड़े जड़ें होती है। देखिए दोस्तों, इसमें चार ठो एग्जांपल दिया गया है। इस चार में से दोस्तों तीन क्या है? फाइब्रस रूट है। तीन क्या है? फाइब्रस रूट है। और एक क्या है? फाइब्रस रूट नहीं है। तो जो फाइब्रस रूट नहीं है उसे हमें जानना है। तो फाइब्रस यानी कि दोस्तों जो जकड़ा जड़ है, हमने क्या देखा था, जैसे कि ये हमारा धान या तो गेहूं का पौधा हो गया, और यहाँ से जड़ें हमारा क्या होता है? धान और पौधा में यहीं से निकलना शुरू हो जाता है। यहीं से निकलना क्या होता है? शुरू होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? जकड़ा जड़ें या तो फाइब्रस रूट कहलाता है। क्या होता है? रूट। क्या कहलाता है दोस्तों? फाइब्रस रूट कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों चावल हमारा क्या है? फाइब्रस रूट के अंतर्गत में आएगा। गेहूं भी के रूट में आएगा, फाइब्रस रूट के अंतर्गत में आएगा। मक्का की बात करें तो मक्का का भी दोस्तों फाइब्रस रूट के अंतर्गत में आएगा। लेकिन दोस्तों चुकंदर हमारा क्या होता है? इस प्रकार से कुछ निकलता है। तो वो हमारा चुकंदर क्या है? टैप रूट है। क्या है? टैप रूट या तो मूल जड़ जिसे हम कहते हैं, तो मूल जड़ है। तो ए नंबर, सॉरी, यहाँ सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अंकुर के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? जड़ का निर्माण करता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो सबसे पहले देखा हम लोग दोस्तों, एक जो इस प्रकार से हमारा होता है बीज में तो जो ऊपर भाग जाता है वो हमारा क्या होता है? प्रांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांकुर कहलाता है। और नीचे जो भाग जाता है वो क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। तो जो जड़ बनता हमारा कौन है? आगे चल करके यही मूलांकुर हमारा जड़ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। प्रांकुर क्या होता है? और प्रांकुर क्या होता है? ये तना या तो डाल या तो ब्रांचेज के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जड़ का निर्माण करता है। तो जड़ का निर्माण कौन करेगा? मूलांकुर करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल भी कहते हैं।
जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग डैश होते हैं। वानस्पतिक भाग डैश होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वानस्पतिक भाग मतलब क्या है दोस्तों? जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वानस्पतिक भाग का मतलब क्या है? जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जड़ है, बिल्कुल है, तना भी है, बिल्कुल है, पत्तियां भी है, पत्तियां भी है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पे फूल की बात करें, तो फूल हमारा क्या होता है? वो वनस्पति भाग नहीं है। वनस्पति भाग नहीं है। अब हम दोस्तों तना से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तना से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम दोस्तों तना से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से देखेंगे दोस्तों कि तना का क्या होता है, कितने प्रकार, किस प्रकार के होते हैं। तना क्या है दोस्तों? ये हमारा फोटोट्रॉप होता है। फोटोट्रॉप मतलब क्या दोस्तों? ये ऊपर की ओर बढ़ता है। क्या होता है? ये ऊपर की ओर बढ़ता है। फोटोट्रॉप यानी कि सूर्य की ओर जाता है। पॉजिटिव ट्रॉप, पॉजिटिव ट्रॉप या तो सूर्य की ओर बढ़ता है, तो वो तना हमारा होता है। और तना की हम बात करें दोस्तों, तो तना हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय तना और एक होता है अवायवीय तना। क्या होता है? दो प्रकार का। वायवीय तना, तो वायवीय अंदर की बात करें तो वायवीय में हमारा क्या होगा? आम होगा, इमली होगा, बरगद होगा। बरगद, ये तो वायवीय तना के अंतर्गत में ये आता है। और एक होता है अवायवीय तना। अवायवीय तना, अवायवीय तना। तो अवायवीय तना में क्या होता है दोस्तों? वायवीय तना मतलब दोस्तों ये पूरा का पूरा, वायवीय का मतलब क्या है दोस्तों? पूरा का पूरा ये जमीन के ऊपर ही रहेगा। क्या होगा? जमीन के ऊपर ही रहेगा। और एक क्या होता है? अवायवीय तना, जिसे क्या कहते हैं हम? भूमिगत तना भी कह सकते हैं। भूमिगत तना भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों? जमीन के अंदर होता है। क्या होता है? जमीन के अंदर होता है। तो जमीन के अंदर होता है दोस्तों, तो ऐसे क्या क्या है जो इस अवायवीय तना के अंदर आ सकता है? जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम अदरक को देखें या तो फिर आलू को देखिए, आलू के देखें, या लहसुन प्याज हल्दी, लहसुन प्याज हल्दी दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है? आयवीय तना या तो भूमिगत तना कहलाता है। ये गलती मत करना दोस्तों कि अदरक आलू हमारा जमीन के अंदर है तो वो जड़ है। तो वो जड़ नहीं है, वो अवायवीय तना है और भूमिगत तना है। वो क्या है? भूमिगत या तो अवायवीय तना है। और एक होता है दोस्तों अर्धवायवीय तना। क्या होता है? अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब क्या है दोस्तों? आधा जो होता है जमीन पर होता है, आधा जमीन के अंदर होता है, और आधा ऊपर होता है। आधा क्या होता है? जमीन के अंदर होता है, आधा जमीन के ऊपर होता है। तो वो क्या कहलाता है? अर्धवायवीय तना कहलाता है। जैसे कि दोस्तों इसके अंतर्गत की बात करें तो दूबी घास, दूब घास, दूब, दूब घास, या तो जलकुंभी, या तो जलकुंभी, जलकुंभी, ये क्या होता है? अर्धवायवीय तना होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन के साथ ही दोस्तों कंसेप्ट को देखेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ना ये काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं और इनसे संबंधित सारे सवालों को जवाब को देखते चलेंगे। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से, पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? हमारे पेड़ में दो ठो वहन तंत्र होता है। एक क्या होता है? जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। तो जाइलम की बात करें दोस्तों, तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम क्या होता है? जो जड़ से होता है, जड़ से खनिज लवण या तो जल को क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और फ्लोएम की बात करें तो ये तना से, जो तना या तना में जो पत्तियां हमारा मौजूद होता है, पत्तियां में जो भोजन बनाता है, कौन बनाता है? पत्तियां ही तो खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण विधि से क्या होता है? भोजन बनाता है। और उस भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का, यानी कि सभी भाग में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फ्लोएम करता है वो क्या करता है? जैसे कि भोजन बना, तो भोजन हमारा क्या है? ऊर्जा का रूप है। एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। तो वो ऊर्जा का ट्रांसफर कौन करता है?
फ्लोएम करता है। और जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है या खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करता है, जिसे हम अपस्कृत पदार्थ भी कहते हैं। तो केवल जल का ट्रांसफर करता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जल के साथ खनिज लवण का भी ट्रांसफर करता है और साथ ही साथ जो भोजन का निर्माण होता है उसे भी ट्रांसफर करता है। केवल कार्बोहाइड्रेट को? बिल्कुल नहीं, ऊर्जा और ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। तो पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? देखिए दोस्तों, ये जो गोंद निकलता है वो क्या होता है, पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है तो पसीना क्या है, हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है। उसी प्रकार से गोंद जो कुछ पौधों से निकलता है वो उसके लिए क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो यह जल के परिवहन में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। यह कीट परागनकों को आकर्षित करता है? बिल्कुल नहीं। यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। क्या है? अपशिष्ट उत्पाद है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक का एक राइजोम है। अदरक एक राइजोम है जो डैश है, जो डैश है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हमने क्या देखा था, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन लहसुन, ये सब क्या है, एक भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना है। तो यहाँ पे अदरक क्या है, हमारा भूमिगत तना है। तो ए नंबर कहीं क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत में दोस्तों हल्दी भी हमारा आ जाएगा। हम आलू के पौधे को कौन सा भाग खाते हैं? तो तना वाला भाग खाते हैं, पत्ती। अब हम दोस्तों पत्तियों से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या है, फिजियोलॉजी यानी कि कारिकी से क्वेश्चन को दिया गया है। लेकिन कारिकी को दोस्तों हम अगले क्लास में देखेंगे और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम आंसर को जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी की प्रबल विलयन यानी कि जो सोल्यूशन होता है, चीनी का जो सोल्यूशन लेंगे उसमें चीनी का मात्रा क्या होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा होना चाहिए। प्रबल का मतलब क्या, चीनी का मात्रा ज्यादा होगा और पानी की मात्रा कम होगा। तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा, यानी कि पत्ती में हमारा क्या परिवर्तन दिखाई देगा, ये पूछा गया है। तो कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल गलत दोस्तों, कुछ ना कुछ तो बदलाव अवश्य दिखाई देगा। कोशिकाएं कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। तो ये दोस्तों बिल्कुल का सही कथन जो है वो बी नंबर का ही सही आंसर हो जाएगा। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो नीटल होता है, नीटल का जो पौधा होता है, नीटल का पौधा जिसे बिच्छू बुट्टी, या तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, अलकुसिया भी हम लोग गांव देहात में कहते हैं इसको, अलकुसिया। क्या कहते हैं? अलकुसिया। तो उसे बिच्छू, जिसमें क्या होता है दोस्तों, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या दिखाया गया है, एक जो पत्ती होता है, एक पत्ती का होता है, उसके अगर पत्ती को काटते हैं तो उसके आंतरिक जो संरचना होता है, क्या होता है, आंतरिक संरचना यानी कि एनाटॉमी जिसे हम कह सकते हैं। तो आंतरिक संरचना क्या है, कैसा है, उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा अंक हमारा क्या दर्शा रहा है, या तो जो अक्षर दिया गया हमारा कौन से को क्या से दर्शा, यानी कि किस भाग को दर्शाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर
ए की बात करें तो ये नंबर हमारा क्या दर्शा रहा है, जो सबसे ऊपर की, जैसे कि हमने क्या देखा था दोस्तों, जब हम प्लांट किंगडम के बारे में जाना था, यानी कि कोशिकाओं के बारे में जाना था, तो हमने क्या देखा था, जो पादप कोशिका होता है कुछ कुछ इस पर, जो पादप कोशिका होता है वो क्या होता है, चकोर टाइप में होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होता है, चकोर टाइप में होता है। तो दोस्तों जो जाहिर सी बात है कि जो बाहरी संरचना हमारा होगा कोशिका का, वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। बाहरी और आंतरिक दोनों क्या होगा, बाहरी और आंतरिक क्या होगा दोस्तों हमारा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो जो यहाँ ए नंबर पे दर्शा रहा है वो ऊपरी या तो बाहरी लेयर को दर्शा रहा है, क्या है, ऊपरी या तो बाहरी को दर्शाएगा, क्या होगा, ऊपरी या तो बाहरी, बाहरी को, ऊपरी या तो बाहरी को दर्शाएगा, ऊपरी या तो बाहरी को। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे बी जो दर्शाया गया है, बी नंबर का हमें दर्शाया गया है, वो क्या होगा, निचली होगा, क्या होगा, निचली, निचली या बाहरी, यानी कि जो बाहर बाहर का संरचना होगा उसी कहते हैं निचली या तो बाहरी। और ये ऊपरी ऊपर वाला या बाहरी वाला, नीचे वाली ऊपर वाला, यानी कि साइड साइड का, क्या है ये, साइड साइड का, ये दर्शाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सी नंबर की बात करें तो सी नंबर हमारा क्या दर्शा रहा है, प्लेटलेट्स को दर्शाता है। सी नंबर का दोस्तों यहाँ पे प्लेटलेट्स को दर्शाता है, जो क्या कहलाता है, हमारा एक रक्षक कोशिका कहलाता है, क्या कहलाता है, रक्षक कोशिका कहलाता है सी नंबर का। अब डी की बात करें दोस्तों तो डी हमारा क्या है, ये जैसे कि कोशिकाओं का बीच में कितना गैप होता है, क्या होता है, ये हमारा सा क्या है, पत्तियां हैं, और पत्तियां का बीच में क्या है, गैप है। तो गैप को हम क्या बोलेंगे, वायु अवकाश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वायु अवकाश बोलेंगे। और ई नंबर का हमारा क्या बच गया, यानी कि जो हरितलवक होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है, वो हरितलवक या तो क्लोरोफिल को दर्शा रहा है। तो ए नंबर का हमारा क्या हो गया, ऊपरी, 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 तो ऊपरी वाला, ऊपरी इसमें भी है और ऊपरी इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ऊपरी ए नंबर पे नहीं है। तो बी नंबर का हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब बी नंबर पे क्या है, निचली, क्या है, निचली, तो यहाँ पे बी निचली नहीं है, ऊपरी नहीं हो सकता है, निचली इसमें है, निचली इसमें है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा ए और बी कट गया, अब सी और डी बच गया। और सी और डी की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम हरितलवक को देखते हैं, ई हमारा क्या दर्शाता है। अब अंतिम को देखेंगे, क्योंकि दो जब आगे मिल गया तो जाहिर सी बात है अंतिम को तुरंत देखेंगे ताकि हमें जल्दी आंसर पकड़ में आए। तो यहाँ पे ई हमारा क्या दर्शा रहा है, हरितलवक का। तो दो ऑप्शन तो हमारा दोस्तों पहले ही कट चुका है, तो हरितलवक हमारा किस में है, सी नंबर पे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, तो पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश आंतरिक भागों की रक्षा करता है, बिल्कुल नहीं। पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत, ऊपरी और निचली परत आंतरिक भागों की रक्षा करता है, बिल्कुल नहीं। पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नहीं। भोजन का संश्लेषण दोस्तों, यानी कि भोजन का निर्माण करता है, क्योंकि पत्तियों में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जहां तहां दोस्तों यहाँ पे गैसों का भी आदान प्रदान हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पेड़ पौधे लेता है और उसके बदले में क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान में सहयोग करता है, आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, पत्तियों का दो काम होता है, पहला क्या होता है, भोजन निर्माण का, और दूसरा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करने में सहयोग करना। तो यहाँ पे डी नंबर का पत्तियां क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंध्र स्थित होते हैं, तो रंध्र हमारा दोस्तों पत्तियों में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्टोमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्टोमेटा या तो छिद्र कहा जाता है। अब हम दोस्तों पुष्प या तो फ्लावर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, फ्लावर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है, घटक नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था, पराग कोश में क्या पाया जाता था, परागकण पाया जाता था, और वही परागकण हमारा क्या होता है, जो वर्तिका होता है, वर्तिका में प्रवेश करता है। तो वर्तिका जो हमारा है वो क्या है, मादा जनन अंग है पौधे का, फूल का जो होता है वो मादा जनन अंग है वर्तिका। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है, एक मादा जनन अंग है, क्या है, मादा जनन अंग है पुष्प का।
इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो देखिए दोस्तों, स्त्री केसर है, जाहिर सी बात है स्त्री केसर है, स्त्री केसर है। स्त्री केसर के अंतर्गत में क्या आता है दोस्तों? वर्तिकाग्र आता है, फिर वर्तिका आता है, और फिर उसके नीचे सबसे नीचे क्या आता है? अंडाशय होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो वो हमारा दोस्तों, फल के बाद जो हमारा विकसित होता है वो कौन होता है? अंडाशय विकसित होता है। क्या होता है? अंडाशय विकसित होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते थे, स्त्री केसर और पुंग केसर। तो स्त्री केसर बाह्य दल बिल्कुल नहीं, बाह्य दल और दल बिल्कुल नहीं, पुंग केसर दल बिल्कुल नहीं, स्त्री केसर और पुंग केसर आने का डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है? बाह्य दल का क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जब हमारा फूल फूल होता है तो फूल से हमारा क्या होता है? ये वर्तिका वगैरह सब होता है, बाह्य दल ये सब होता है। ये बाह्य दल होता है किसी पौधे का, पुष्प का। और ये हमारा दल होता है जिसे क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। दल या तो पंखुड़ी कहते हैं। तो जब यहाँ पे दोस्तों जो अंडाशय होता है, अंडाशय में जब हमारा निषेचन के बाद बीज बनना शुरू हो जाता है, क्या होता है? बीज से फल बनना शुरू हो जाता है। तो बीज से जैसे फल बनना शुरू होता है तो ये दल वगैरह जो भी होता है सारा का सारा क्या होता है? वो झड़ जाते हैं। सारा क्या होता है? झड़ जाते हैं। और ये जो अंदर क्या बच जाता है? अंडाशय जो बीजांड हमारा बनता है। और ये बाह्य दल जो होता है वो बाहर का कवर करने का काम करता है। और जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल होता है वो क्या करता है? छिलके या तो आवरण के रूप में फल का बन जाता है। छिलके या तो आवरण के रूप में क्या करता है? वो बन जाता है और परमानेंट उसमें फल के साथ रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा चीज, पुंकेसर भी गायब हो जाएगा, वर्तिका भी झड़ जाएगा, वर्तिकाग्र भी झड़ जाएगा और दल भी झड़ जाएगा। लेकिन बाह्य दल क्या करेगा? सिर्फ आवरण के रूप में या कवर के रूप में काम करेगा। तो बाह्य दल के अलावा झड़ जाते हैं और कुछ पौधों में अस्थायी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो बाह्य दल के अलावा यानी बाह्य दल को छोड़ करके सब झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। यानी कि किसी भी पौधे में नहीं झड़ता है, बाकी सब में झड़ जाता है। तो ए नंबर का ही क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूल के किन जनन अंगों में जनन कोशिकाएं होती है? तो देखिए दोस्तों, फूल के जनन कोशिकाओं हमने क्या देखा था? स्त्री केसर और पुंग केसर। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न के लिए सही लेवल की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था? ए नंबर का हमारा क्या है? ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। और दूसरा नंबर का क्या है हमारा? वर्तिका है। दूसरा नंबर का क्या है? वर्तिका है। और सी नंबर की बात करें दोस्तों तो वो हमारा क्या है? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम देखते हैं, तो वर्तिकाग्र किस में हमारा? वर्तिकाग्र ए और बी में है सिर्फ। क्या है? ए और बी ऑप्शन में है। तो वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र, वर्तिका वर्तिका बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सी नंबर का क्या है? अंडाशय है। तो ये बाह्य दल तो है नहीं। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? तो छोटे मनके के समान होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। जिसे अंडाणु कह सकते हैं। जैसे कि मादा में जननांग में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? बीजांड होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो स्त्री केसर है। बाकी पंखुड़ियाँ तो फूल का भाग है, बाह्य दल फूल का भाग है, पुंकेसर तो ये हमारा नर जनान प्रजनन अंग है। डैश अंडक का एक भाग नहीं है। अंडक का एक भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल वर्तिकाग्र हमारा क्या है? अंडक का भाग है, अंडाशय हमारा भाग है, स्टाइल भी हमारा भाग है। लेकिन पुंकेसर क्या है? ये नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये हमारा क्या है? स्त्री जननांग अंग से संबंधित है, लेकिन ये पुरुष जननांग अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का मतलब दोस्तों जो कम मात्रा में होता है वो आयरन होता है। तो यहाँ पे
डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे भी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश ये पुंकेसर के भाग हैं, पुंकेसर के भाग है। तो देखिए दोस्तों परागकोश बिल्कुल पुंकेसर का भाग है, लेकिन अंडाशय क्या है, पुंकेसर का भाग नहीं है बल्कि स्त्री केसर का भाग है। परागकोश बिल्कुल है, और कुतंतु या तो स्टाइल जिसे कहते हैं, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, पुरुष यानी कि पुंकेसर यानी कि पुंकेसर का भाग है, यानी कि ये पुरुष जननांग है ये दोनों, यानी कि नर जननांग पौधे का है। तो यहाँ पे बी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है। तो इसके बारे में दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा पपीता होता है वो क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। बाकी सरसों और सूरजमुखी और गुड़हल दोनों में सब में क्या होता है, वो द्विलिंगी होता है, मतलब कि एक ही फूल में स्त्री केसर और पुंग केसर पाया जाता है। लेकिन पपीता में क्या होता है दोस्तों, पपीता में होता है कि एक फूल में स्त्री केसर पाया जाएगा तो दूसरे फूल में पुंग केसर पाया जाएगा। तब जाके क्या होगा, जब दोनों अलग अलग फूल जाके एक दूसरे से मिलेगा तब जाके उसमें क्या होता है, फल का निर्माण होता है। लेकिन लेकिन कभी कभी दोस्तों आपने सुना होगा कि एक पपीता का फूलता तो बहुत है लेकिन उसमें फल ही नहीं लगता है। फल क्यों नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि उसमें या तो स्त्री केसर होता है फूल में सारा का सारा, या तो पुंकेसर का पुंकेसर ही सारा का सारा होता है, तो जिसकी वजह से उसका निषेचन नहीं हो पाता है और उसमें फल नहीं लगता है। तो वो उसे हम फुलडो भी कभी कभी कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो सरसों और सूरजमुखी और गुड़हल फूल होता है, इसमें दो एक ही फूल में स्त्री केसर भी होता है और पुष्प पुंग केसर भी होता है, दोनों एक ही फूल में होता है। इसलिए ये क्या है, द्विलिंगी है, और पपीता क्या है, एक लिंगी पुष्प है। गैस को उभयलिंगी पुष्प के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों उभयलिंगी क्यों कहते हैं दोस्तों, उभयलिंगी की बात करें तो उभयलिंगी हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें दोनों ही लिंग उपस्थित होगा, स्त्री केसर भी होगा और पुंग केसर भी होगा, दोनों होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उभयलिंगी फूल बोलेंगे। लेकिन पपीता, खीरा और तरबूज ये क्या है, इसमें एक फूल में या तो स्त्री केसर होगा तो या तो स्त्री केसर होगा, और पुंग केसर होगा तो पुंग केसर होगा, तो ये क्या होगा, एक लिंगी पुष्प है। तो जो बहुलिंगी पुष्प है यहाँ पे सरसों हमारा है, तो बहुलिंगी पुष्प को ही उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एक उभयलिंगी पुष्प है। तो यहाँ पे दोस्तों सरसों सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूल के नर परागजनन भागों को डैश कहा जाता है। तो फूल के को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको पुंकेसर कहते हैं। फूल के हिस्से जिस 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 आधार पर उपस्थिति है, यहाँ पे जिस नहीं दोस्तों, जो होता तो ज्यादा सूटेबल होता, जो आधार पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो फूल का आधार मतलब क्या दोस्तों, जो बेस, जो सबसे नीचे वाले भाग में पाया जाता है, क्या होता है, सबसे नीचे वाले भाग में पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और जिसके नीचे हमारा जहां पे फूल रहता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुष्प आसन। आसन मतलब क्या होता है दोस्तों, बैठना, आसन मतलब बैठना। तो पुष्प जहां पर बैठता है, पुष्प जहां पर बैठता है उसे क्या कहते हैं हम, पुष्प आसन कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परागकण किसमें पाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों परागकण की बात करें तो वो परागकोश में पाया जाता है। तो सी नंबर का क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है, तो उभयलिंगी पुष्प की बात करें दोस्तों तो वो हमारा सरसों है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है, मध्य में स्थित होता है। तो देखिए दोस्तों मध्य में जो स्थित होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, तो देखिए दोस्तों पुंकेसर केसर हमारा क्या है, प्रजनन का अंग है, बिल्कुल है। तो ये कार्पेल्स की बात करें दोस्तों तो कार्पेल्स को ही स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, स्त्री केसर, ये इंग्लिश में लिखा गया है कार्पेल्स। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो स्त्री केसर और पुंग केसर। तो बी नंबर का यहाँ पे 27 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है।
या तो उसे स्टिग्मा कहा जाता है। और अगर यही बात हो दोस्तों पूर्ण केसर के लिए होता, ये स्त्री केसर के लिए है, तो क्या है, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्त्री केसर की जगह पर पूर्ण केसर होता तो वहां पे पराग क्या होता, सही आंसर हो जाता। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों हमने क्या देखा, कार्पेल कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश पौधों का नर प्रजनन अंग है, तो नर का क्या है, पुंकेसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। तो देखिए दोस्तों वानस्पतिक जनन में यानी कि दोस्तों पौधे के निर्माण में, या तो पौधे के निर्माण में कौन सा अंग हमारा भाग नहीं लेता है। तो इसमें हमारा दोस्तों वनस्पति जनन अंग के लिए भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों पत्ते भी हमारा भाग लेते हैं, जड़ भी हमारा भाग लेते हैं और तना भी भाग लेते हैं, लेकिन फूल हमारा दोस्तों वनस्पति जनन में भाग नहीं लेता है। क्या होता है, भाग नहीं लेता है। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वानस्पतिक जनन की बात कर रहा है, ना कि फल या तो फूल का। तो यहाँ पे फल का निर्माण की बात होता या तो बीज के निर्माण की बात होता तो फूल यहाँ पे सही आंसर हो जाता, लेकिन वनस्पति जनन के लिए फूल भाग नहीं लेता है। फल या बीज या तो फ्रूट या तो सीड्स। अब हम दोस्तों फल या बीज से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी फरोह में विकसित होते हैं। आगामी फरोह का मतलब दोस्तों जो ऊपर की ओर उठता है, क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा बीज था तो बीज से दो निकलता था, एक ऊपर निकलता था एक नीचे निकलता था। तो जो ऊपर जो होता था वो क्या कहलाता था, हमारा प्रांकुर कहलाता था, और जो नीचे जड़ की ओर जाता था वो हमारा क्या कहलाता था, मूलांकुर कहलाता था। आगामी यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉप, क्योंकि ये सूर्य की ओर आगे बढ़ता है तो इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉप यानी कि आगामी फरो। तो यहाँ पे प्रांकुर जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे होगा आंसर। डैश बीज के तीन भाग है, तो बीज का कौन सा भाग दोस्तों हमने क्या देखा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एक बीज होता है, जैसे कि ये बीज हो गया, तो बीज के ऊपर क्या होता है, प्रांकुर होता है, और नीचे क्या होता है, मूलांकुर होता है। ये दोस्तों निकलने से पहले की बात है, ये मूलांकुर शुरू में होता है। जब ये मूलांकुर बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, जड़ बन जाएगा, और यही प्रांकुर जब बड़ा होगा तो तना बन जाएगा। क्या होगा, तना बन जाएगा। तो ये मूलांकुर तो ये बीज का ही भाग है, अभी क्या है, ये बीज का ही भाग है। ये बड़ा होने पर तना बनेगा और ये मूलांकुर बड़ा होने पर जड़ बनेगा। तो बीज पत्र युग्मनज बीज पत्र है, लेकिन युग्मनज नहीं, बीज पत्र मूलांकुर प्रांकुर। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधे भविष्य के लिए खाद के बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद के बीज के डैश में संग्रहित होते हैं, डैश में। तो देखिए दोस्तों जो बीजांड हमारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोटिलेडोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटिलेडन। तो उसी में ये हमारा संग्रहित होता है, कोटिलेडन में। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डैश पौधे के बीज में एक खाद भंडारण के रूप में कार्य करता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, बीज पत्र होता है। क्या होता है, बीज पत्र होता है जो खाद भंडारण के रूप में करता है। यानी कि दोस्तों जिस भाग को हम खाते हैं, जैसे कि चना हो गया, तो चना को पीछे क्या कहते हैं, चना के भाग को हम खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी दोस्तों जो हमारा कोटिलोडन है वो बीज पत्र का ही होगा। क्या होगा, बीज पत्र होगा, बीज पत्र में ही संग्रहित होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका भी। और इसका अगर इसकी बात करें दोस्तों तो बीज पत्र यानी खाद भंडारण के रूप में हमारा काम करता है, तो वो कौन करता है, बीज भंडारण की बी नंबर का आंसर सही आंसर हो जाएगा। टमाटर क्या है, तो देखिए दोस्तों टमाटर सब्जी है, फल है, फली है, या खाद्य तना है। तो देखिए दोस्तों हम फल किसे कहते हैं, या तो सब्जी किसे कहते हैं। तो फल की बात करें दोस्तों, वो हर एक चीज जो पहले फूल आता है और फूल के बाद फल का निर्माण करता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम अमरूद की बात कर दें, या सेब की, या तो टमाटर की बात करें, तो इसमें क्या होता है, हमारे सबसे पहले क्या आता है, फूल आता है, और फूल के बाद से हमारा ये टमाटर निर्माण होता है। पहले क्या आता है, टमाटर का
फल निकलने से पहले क्या होता है, उसके पहले हमारा क्या होता है, फूल आता है। क्या आता है, फूल आता है, और उसी फूल से क्या होता है, हमारा फल का निर्माण होता है। उसी फूल से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। तो फल का निर्माण होता है, तो यहाँ पे दोस्तों सब, तो फल का अर्थ क्या है, पहले फूल आएगा उसके बाद फल आएगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम बैंगन की ही बात कर लें, तो बैंगन हमारा एक सब्जी है, लेकिन सब्जी होने से पहले क्या है, यह एक फल है। क्या है, फल है, क्योंकि इसमें पहले फूल आता है फिर फल आता है। तो जो भी चीज दोस्तों पहले फूल आता है और उसमें फूल के बाद फल फिर निकलेगा, तो वो फल ही कहलाएगा। चाहे क्यों नहीं वो बैंगन हो या टमाटर हो, क्यों नहीं हो, वो फल ही होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। भले ही टमाटर और फल एक सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो है एक फल, क्योंकि उसके फल, क्योंकि बैंगन या टमाटर निकलने से पहले उसमें एक फूल आता है, फूल के बाद से फल बनता है। इनमें से जिसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, फल के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रॉबेरी क्या हमारा फल है, वो तो हम जानते हैं, नाशपाती भी फल है, अंगूर भी फल है, लेकिन ये हमारा क्या है, सब्जी, सब्जी है। सब्जी तो है दोस्तों, लेकिन सब्जी होने से पहले क्या है, ये एक फल है। सब क्या है, फल है। लेकिन हालांकि हम इस टमाटर को फल के रूप में नहीं खाते हैं, जैसे कि फल हमारा सेब अंगूर नाशपाती जो भी चीज होता है, उसे हम पकाते नहीं है, वो उसे डायरेक्ट हम लोग कच्चे खा जाते हैं। लेकिन टमाटर जो होता है, टमाटर को भी कच्चे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे अधिकतर मात्रा में क्या करते हैं, हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सब्जी के इस्तेमाल के रूप में काम करते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों टमाटर की जगह पर बैंगन भी हो जाता, तो बैंगन भी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि बैंगन तो हमारा फल है, लेकिन बैंगन को हम फल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, फल है लेकिन फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीज बीजी फल नहीं है, बहुबीज फल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बहुबीज फल का क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, पपीता हमने देखा, पपीता को आपने अवश्य देखा होगा, उम्मीद है। तो पपीता में दोस्तों अंदर में कितने बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एक से अधिक बीज रखता हो, दो से अधिक बीज रखता हो, वो बहुबीज कहलाता है। और सेब की बात करें, तो सेब को भी दोस्तों आपने खाया होगा और अवश्य देखा होगा कि उसमें दो या एक से अधिक बीज होता है। अनार की बात करें, तो अनार भी आपने दोस्तों अवश्य खाया होगा, देखा होगा, तो उसमें भी क्या होता है, एक से अधिक बीज होता है, तो ये बहुबीज हो गया। लेकिन दोस्तों लीची जो हमारा है, लीची में हमारा क्या होता है, एक बीज होता है। क्या होता है, मात्र एक बीज होता है। तो लीची हमारा क्या होगा, बहुबीजी नहीं होगा, बल्कि एक बीजी होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, फलीदार पौधा है। तो यहाँ पे दोस्तों मटर जो हमारा है, क्या है, एक फलीदार पौधा है। क्या है, फलीदार पौधा है। खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, केले को जो हम खाते हैं, तो केले का हम कौन सा भाग खाते हैं, जो हमारा फल भित्ती होता है उसे खाते हैं। बाहरी छिलका को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और जो फल भित्ती होता है, या तो हम उसे कहते हैं मध्य भित्ती, क्योंकि बाहर वाले भाग को हम क्या करते हैं, छिल के फेंक देते हैं, और मध्य वाले भाग को खाते हैं, तो उसे फल भित्ती या तो मध्य भित्ती हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे फल भित्ती तो खाते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन उसके मध्य वाले भाग को खाते हैं, क्योंकि फल तो भित्ती तो खाते हैं, लेकिन मध्य भाग जो होता है उसे खाते हैं। तो अंततः फल भित्ति और मध्य भित्ति खाते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाह्य फल भित्ति, तो क्या हम छिलका खाते हैं क्या, केले का, बिल्कुल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है, एक बार ही फल और फूल देता है। तो केला दोस्तों, एक पौधा एक ही बार फलेगा और फूलेगा और वो नष्ट हो जाएगा, दोबारा से फिर से उसमें क्या होता है, फल या फूल नहीं लगता है। देश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। तो वर्धी भाग का मतलब क्या है दोस्तों, जो फल होता है हमारा खाने योग्य भाग होता है, लेकिन दोस्तों अधिकतर पौधे में हम क्या करते हैं, हर भाग उसका खाने योग्य नहीं होता है। तो जो फल भाग हमारा खाने योग्य है, तो वो क्या है, वर्धी भाग नहीं है, बाकी सब क्या है, वर्धी भाग है। पादपों में प्रांकुर या फूलमूल कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, बीज में हमारा प्रांकुर और मूलांकुर पाया जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए एक द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में ए बी सी
द्वारा नामांकित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बता दिया था, सबसे पहला ड्राइंग जो चित्र था हमारा आज का यही था। तो ये सबसे ऊपर जो हमारा जाता है वो क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। और बी वाला हमारा क्या कहलाता है, बीज पत्र कहलाता है, बीज पत्र कहलाता है। और सी जो है हमारा दोस्तों वो क्या है, मूलांकुर है, क्या है, मूलांकुर है। और साथ ही साथ हमने दोस्तों ये भी कहा था कि ये क्या है हमारा फोटोट्रॉफिक है, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है। और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक है। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है, फोटोट्रॉफिक। और ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक है, जियोट्रॉफिक है। तो भावी प्रोमूल, भावी प्रोमूल यानी कि ऊपर की ओर उठता है, बिल्कुल सही। भोजन, सॉरी, भोजन का संग्रह करता है। तो जो बीज पत्र हमारा होता है वो खाद्य के लिए होता है, यानी कि भोजन संग्रह करने का काम करता है। भावी मूल यानी कि यही मूलांकुर आगे चल के हमारा क्या बनेगा, जड़ बन जाएगा। तो ये पहला ही कथन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाए जाते हैं, तो बीज में पाए जाते हैं। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए है, तो वो हमारा अंतिम में किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भित्ति या तो सीडिंग के रूप में विकसित होता है, सीडिंग के रूप में विकसित होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहले क्या होता है, फूल होता है। तो फूल में जब हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, तो नर युग्मक में की बात करें तो वो हमारा क्या है, परागकण है। और मादा युग्मक की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, बीजांड होता है। तो जब बीजांड और भ्रूण यानी कि बीजांड और नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेगा तो हमारा क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करता है। क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। उसी से हमारा बीज का उत्पन्न धीरे धीरे होता है। तो वहां पे हमारा भ्रूण क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो मॉर्फोलॉजी था यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी वो कंप्लीट होता है, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर हेल्पफुल हो रहा है तो अगर आप नए हैं हमारा चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।